हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। ये हमारा जो एसएफडी और बीएमडी चैप्टर का जो है सेकंड लेक्चर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे 3 नोट्स दिए गए हैं जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हमें पहला आपका नोट्स है नंबर ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी बीम में जो नंबर ऑफ रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया की संख्या जो होती है वो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन के बराबर होता है। यानी कि जितने मोशन का विरोध हो रहा है, जितने मोशन का विरोध होता है उतने ही उस सपोर्ट पर या उस बीम पर रिएक्शन पैदा होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट का एग्जांपल लिया था, तो उसी के माध्यम से लोग समझने का प्रयास करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ मान लीजिए आपका रोलर सपोर्ट है, यहाँ मान लीजिए आपका रोलर सपोर्ट या आपका कोई बीम, हम आधा बीम बना रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई लोड लगा है, ये कोई लोड लगा है, इंक्लाइन लोड लगा है, डब्लू है, ये एंगल थीटा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये होगा आपका डब्लू कास थीटा, ये आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा डब्लू साइन थीटा, डब्लू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब डब्लू कास थीटा क्या करेगा, बीम को इस डायरेक्शन में धकेलने का प्रयास करेगा। तो क्या बीम इस डायरेक्शन में जाने के लिए स्वतंत्र है? तो देखेंगे ये क्या है, रोलर पे टिका है, मतलब रुका हुआ है, बंधा हुआ नहीं है। तो ये क्या होगा, इधर मतलब आसानी से चला जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ मोशन का विरोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन पैदा नहीं होगा। लेकिन ये डब्लू साइन थीटा जो है बीम को ये नीचे लाने का प्रयास करेगा, तो ये सपोर्ट क्या करेगा, ये जो रोलर सपोर्ट है बीम को नीचे आने से रोकेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन पैदा होगा। और डब्लू कास थीटा का यहाँ पे अगर पॉइंट इसको ए लें, यहाँ पे माने इस सपोर्ट को, तो डब्लू कास थीटा इस ए पॉइंट पे कोई मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा, कोई मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पे डब्लू कास थीटा का इस ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट का जो मान होगा जीरो होगा। लेकिन डब्लू साइन थीटा यहाँ पे मोमेंट क्रिएट करेगा पॉइंट ए के अबाउट, और डब्लू साइन थीटा जो भी यहाँ से दूरी होगी ए से, इस ये पॉइंट मान ले रहे हैं बी, ए से बीच की जो दूरी हो जाएगी, तो मोमेंट का मान जो ए पॉइंट के अबाउट होगा डब्लू साइन थीटा के कारण, वो डब्लू साइन थीटा इंटू ए बी के बराबर होगा। तो इसके कारण क्या होगा, बीम जो है पॉइंट ए, जो रोलर सपोर्ट में जो पॉइंट ए है यहाँ पे हमने बताया था ये क्या होता है, कब्जेदार होता है। तो इस डब्लू साइन थीटा इंटू ए बी के प्रभाव में क्या होगा, यहाँ पे बीम जो है कोणीय विस्थापन होगा बीम में, और ये डब्लू कास थीटा के कारण बीम में क्या होगा, रेखीय विस्थापन होगा। और यहाँ पे चूंकि एक ही मोशन का विरोध हो रहा है, बीम केवल नीचे आने से रुक रहा है, इस नाते यहाँ पे क्या है, ओनली एक ही मोशन पैदा हो रहा है। तो क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टिव मोशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक ही मोशन का विरोध हो रहा है, बीम को नीचे आने से रोक रहा है, इस नाते एक ही रिएक्शन पैदा हो रहा है जो कि वर्टिकली अपवर्ड कार्य कर रहा है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, नंबर ऑफ रिएक्शन बराबर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन का मतलब क्या है। इसको चलिए एक एग्जांपल से और हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल से और समझते हैं हिंज सपोर्ट से। अब मान लीजिए हम यहाँ पे हिंज सपोर्ट का डायग्राम बना रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हिंज सपोर्ट का डायग्राम बना रहे हैं। अब हिंज सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, हिंज सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट में है क्या चीज़। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ये डायग्राम बना रहे हैं, वैसे सेम यहाँ पे भी मान लीजिए डबल लोड लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये बंधा हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, बंधा हुआ है। मतलब इसका जो क्षैतिज कंपोनेंट होगा, ये कोण थीटा माने, तो क्षैतिज कंपोनेंट क्या होगा, डब्लू कास थीटा। अब क्या करेगा, ये धकेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नीचे बंध गया, वहाँ पे रोलर लगा था तो खिसक जा रहा था, यहाँ पे बंधा हुआ तो खिसकेगा नहीं। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूंकि मोशन का विरोध हो रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा आर एच। और ये डब्लू साइन थीटा जो होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा आपका, डब्लू साइन थीटा, ये क्या करेगा, बीम को नीचे लाने का प्रयास करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नीचे लाने से ये सपोर्ट रोकेगा, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा आर बी। और ये डब्लू साइन थीटा इंटू ए बी के कारण, ये पॉइंट ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए बी के कारण ये मोमेंट का मान होगा, इसके कारण बीम में क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा, इसमें रेखीय विस्थापन नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं मोशन का विरोध कितना हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन का विरोध हो रहा था, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ गया, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन का विरोध हो रहा था, वर्टिकल रिएक्शन आ गया। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जो नंबर, किसी भी बीम पर जो नंबर ऑफ रिएक्शन की संख्या होती है, जो रिएक्शन की संख्या होती है, वो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन के बराबर होता है। यानी कि जितने मोशन का विरोध होगा उस बीम में, उतने ही रिएक्शन क्या होंगे, पैदा होंगे। अब बात करते हैं नोट नंबर 2 की, जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर तथा ओवर हैंगिंग बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होते हैं। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होता क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी थोड़ा टफ है इसका, स्थैतिकया, हिंदी इसका होता है स्थैतिकया निर्धार्य, स्थैतिकया निर्धार्य धरण। हिंदी थोड़ा टफ है वर्ड, स्थिति के निर्धारण। होता क्या है,
तो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में पढ़े हैं संतुलन के सामान्य प्रतिबंध एक चैप्टर। तो वहाँ पे मैंने बताया था संतुलन के सामान्य प्रतिबंध जनरली सिग्मा एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा वाई इक्वल टू जीरो और सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। ये अलग अलग सिस्टम ऑफ फोर्सेज के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन जनरली ये तीन आपके सिलेबस में था वहाँ पे। तो देखिए ये तीन इक्वेशन यहाँ पे है। तो जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम होता है और कैंटिलीवर बीम होता है, ओवरहैंगिंग बीम होता है, इसमें जो भी रिएक्शन फोर्स के मान होते हैं वो तीन इक्वेशन की सहायता से फाइंड आउट हो जाते हैं। तो इस नाते इसको बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। इसकी परिभाषा क्या होगी, सिलेबस में नहीं, बस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बीम जिसमें लगने वाले रिएक्शन फोर्स का मान, ऐसे बीम जिसमें लगने वाले रिएक्शन फोर्स का मान संतुलन के सामान्य प्रतिबंध सिग्मा एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा वाई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो से ज्ञात हो जाते हैं, उसे स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कहते हैं। एग्जाम्पल होगा सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवरहैंगिंग बीम। ऐसे ही फिक्स्ड और कंटिन्यूअस बीम जो होते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट बीम होते हैं। इसका मतलब हो जाएगा स्थितिकीय यहाँ पे लग जाएगा अनिर्धारित हो जाएगा इनडिटरमिनेट का मतलब। तो ये क्या होंगे, ऐसे बीम जिसमें लगने वाले रिएक्शन फोर्स का मान संतुलन के सामान्य प्रतिबंध सिग्मा एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा वाई इक्वल टू जीरो तथा सिग्मा एम इक्वल टू जीरो से ज्ञात नहीं हो पाते हैं, उसे स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कहते हैं। जैसे यहाँ पे तीन इक्वेशन है, तो अगर नंबर ऑफ रिएक्शन की संख्या 3 तक होगी तो हम ज्ञात कर पाएंगे इन तीन इक्वेशन से। अगर नंबर ऑफ रिएक्शन की संख्या इन तीन इक्वेशन से ज़्यादा हो गई तो हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग फिक्स्ड बीम का एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बता दिया था। तो यहाँ पे मान लीजिए ये फिक्स्ड बीम है, ये फिक्स्ड बीम है। अब यहाँ पे लोड लगा है, मान लीजिए यहाँ पे लोड लगा है W। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएं, तो एक यहाँ पे क्या होगा, एक वर्टिकल फोर्स यहाँ पे आएगा रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ जाएगा फोर्स के कारण। और फिक्स्ड बीम क्या देता है, रिएक्टिव मोमेंट देता है। यहाँ पे एक रिएक्टिव मोमेंट आ जाएगा MR1 कैसे लीजिए, और यहाँ पे एक रिएक्टिव मोमेंट आ जाएगा MR2 कह लीजिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 2 फोर्स हो गया, 2 मोमेंट हो गया, 4 नंबर ऑफ रिएक्शन है। और इक्वेशन कितने हैं, सिग्मा एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा वाई इक्वल टू जीरो और सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। इक्वेशन की संख्या 3 है और नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, 4 हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्शन की संख्या नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन से क्या ज़्यादा है, तो हम लोग इन तीन इक्वेशन की सहायता से इन चारों रिएक्शन का मान फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इस नाते ये बीम जो होंगे हमारे क्या होंगे, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम होंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम, मतलब बीम पर कितने टाइप के लोड लगते हैं। ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारा है पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, हिंदी में लोग कहते हैं बिंदु भार। हिंदी में लोग कहते हैं बिंदु भार या संकेंद्रित भार, बिंदु भार या संकेंद्रित भार, बिंदु भार कहेंगे या संकेंद्रित भार कहेंगे। दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका मतलब होता है एक समान वितरित भार। इसका मतलब क्या होता है, एक समान वितरित भार, एक समान वितरित भार। तीसरा यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है, VARY, वेरियस लोड नहीं है, वेयरिंग गलत हो गया है, VARYING, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है। इसका मतलब होता है एक समान बदलता हुआ भार, एक समान बदलता हुआ भार। इसका मतलब हो गया एक समान बदलता हुआ भार। हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं ब्लू कलर। क्या हो गया, एक समान बदलता हुआ भार हो गया। अब इन तीनों की हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे, तीनों की परिभाषा क्या होगी। अब तीनों की परिभाषा जो है हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, तीनों की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार यहाँ पे हम एक बार समझा देते हैं। पॉइंट लोड क्या होता है, बीम के रिस्पेक्ट में ऐसा लोड जिसे बीम के किसी बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सके उसे पॉइंट लोड कहते हैं। ऐसा लोड जिसे बीम के किसी पॉइंट पर कार्य करता हुआ माना जा सके उसे पॉइंट लोड कहते हैं। एक डायग्राम बना लेंगे ऐसे, एक ऐसे डायग्राम बना लेंगे। ये आपका क्या हो गया, ये पॉइंट लोड का डिफिनीशन चाहेंगे लिख लेंगे, पहले चैप्टर में अगर पढ़े होंगे तो एग्जाम में आएगा तो बना के लिख सकते हैं। ऐसा लोड जिसे एक बिंदु पर कार्य करता हुआ, या ऐसा लोड जिसे किसी बीम के एक बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सके, बीम बोलना जरूरी नहीं है, ऐसा लोड जिसे एक बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सके उसे पॉइंट लोड कहते हैं। बाकी पहले चैप्टर में डिटेल में परिभाषा बताया था। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, वही वाली परिभाषा जो आप वहाँ लिखे थे वही परिभाषा लिखेंगे, लेकिन डायग्राम आप ये वाला बनाएंगे। डायग्राम आप कौन सा बनाएंगे, ये वाला डायग्राम बना देंगे ऐसे, यूडीएल का ये वाला डायग्राम बना देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे W पर यूनिट,
यूनिट लेंथ, W पर यूनिट लेंथ। परिभाषा क्या होती है? ऐसा बीम, ऐसा लोड जो किसी बीम की पूरी लंबाई में या उसके कुछ भाग में एक समान रूप से बटा होता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा लोड जो किसी बीम की पूरी लंबाई में या उसके कुछ भाग में एक समान रूप से बटा होता है उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। अगला आपका यूवीएल है। यूवीएल में डायग्राम कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा आपका। पूरी लंबाई में चाहे बना दे, चाहे कुछ दूरी तक भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं। पूरी लंबाई तक भी बना सकते, कुछ दूरी तक भी बना सकते। इसको ऐसे तीर लगा के दिखा देंगे यहाँ पे, W पर यूनिट लेंथ दिखा देंगे, W पर यूनिट लेंथ दिखा देंगे। तो क्या क्या कह सकते हैं? यूवीएल को कह सकते हैं यूनिफॉर्मली वेयरिंग है। हमने बताया था ये क्या है? यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है। तो क्या होगा? ऐसा लोड जिसका मान एक समान रूप से परिवर्तित होता है, ऐसा लोड जिसका मान एक समान रूप से परिवर्तित होता है उसे यूवीएल कहते हैं। ये वाला डायग्राम हम लोग बना लेंगे। अब एक आपका कॉन्सेप्ट इफेक्टिव लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए रिएक्शन फोर्स हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन फोर्स को डायरेक्ट निकालने की विधि, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी किसी भी में रिएक्शन निकालना होगा तो संतुलन के सामान्य प्रतिबंध जो आप लोग मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0, सिग्मा m इक्वल टू 0, उन्हीं का यूज करके हम लोग रिएक्शन निकालेंगे। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। इफेक्टिव लोड हम लोग कह सकते हैं प्रभावी भार। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? प्रभावी भार। ये एग्जाम में आपका नहीं पूछा जाएगा, बुक में भी नहीं दिया है। हमने जो है एक ट्रिक बनाया है जिससे हम लोग बीम में, किसी भी बीम में बहुत आसानी से जो हम लोग रिएक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो होता क्या है कि इफेक्टिव लोड एक काल्पनिक भार है, एक काल्पनिक लोड होता है, इमेजिनरी लोड होता है, काल्पनिक बिंदु भार है। काल्पनिक क्या है? काल्पनिक पॉइंट लोड है, काल्पनिक पॉइंट लोड यहाँ पे कह सकते हैं। इमेजिनरी पॉइंट लोड होता है जिसका मान लोड डायग्राम के एरिया के मान के बराबर होता है। जिसका मान क्या होता है? लोड डायग्राम के एरिया के मान के बराबर होता है, तथा यह लोड डायग्राम के केंद्रक पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है। जो लोड डायग्राम होगा यानी कि जो उसका एरिया होगा उसके केंद्रक पर, सेंट्रॉइड पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं सिमेट्रिकल लोड सममित भार के लिए हमारा रिएक्शन फोर्स कैसे हो निकालेंगे। तो बीम के दोनों रिएक्शन फोर्स का मान समान तथा टोटल लोड का आधा होता है। मतलब सिमेट्रिकल लोड के लिए अगर रिएक्शन फोर्स निकालें, सममित भार के लिए निकालें, तो क्या होगा? रिएक्शन फोर्स का जो मान होगा वो दोनों रिएक्शन फोर्स का मान एक समान होगा तथा टोटल लोड का क्या होगा? आधा होगा। जैसे यहाँ पे अगर डायग्राम देखें हम लोग, यहाँ पे W फोर्स लग रहा है, बीम के बीचों बीच लग रहा है, तो W फोर्स ये, तो रिएक्शन फोर्स का दोनों का मान जो होगा ये W/2 और W/2 के बराबर होगा। तो अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है, इस तरीके से लोड लगा है, तो हमको सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0 या सिग्मा m इक्वल टू 0, इन इक्वेशन का यूज करके हमको रिएक्शन फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट R1 बराबर W/2 और R2 बराबर W/2 यूज कर सकते हैं। तो हमारा समय जो होगा एग्जाम में बचेगा, क्योंकि यहाँ रिएक्शन फोर्स निकालना मेन नहीं है, काम है। दूसरा हमारा है कि यहाँ पे देखिए ये यूडीएल लगा हुआ 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है। अब इसका इफेक्टिव लोड की बात करें, हमने बताया था जो हमारा यूडीएल होता है इसको दो तरीके से हम लोग दर्शा सकते हैं। एक तरीका हमने बताया था दर्शाने का कुछ ऐसा, अगर आप लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का वीडियो देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। हमने एक तरीका ऐसे बताया था दर्शाने के लिए। ये भी आपका यूडीएल है। तो ये क्या बना रहा है? एक आयत बना रहा है। एक क्या बना रहा है? आयत बना रहा है। तो आयत का केंद्र कहाँ होगा? बीचों बीच होगा। यानी कि अगर ये दूरी 6 है तो इसका केंद्र कहाँ होगा? बीचों बीच होगा। मैंने बताया था कि इफेक्टिव लोड क्या होता है? इफेक्टिव लोड एक इमेजिनरी पॉइंट लोड होता है जिसका मान लोड डायग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होता है। देखिए ये है आपका 6 मीटर है और ये आपका क्या है? ये आपका है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अगर हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा? 10 किलो न्यूटन पर मीटर और गुणे कितना हो जाएगा? 6 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी 10 छक्के 60 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे इसको 60 किलो न्यूटन हम लोग इमेजिनरी पॉइंट लोड है तो यहाँ पे डाटेड के रूप में ऐसे 60 किलो न्यूटन इसको मान सकते हैं। अब मान लिया हमने क्या, ये आपका यूडीएल लगा था 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। अब हम मान सकते हैं कि ये जो 60 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है यूडीएल हट गया।
अब ये 60 किलोमीटर के बीचों बीच लग गया, तो इसके अनुसार R1 का मान 30 हो गया और R2 का मान 30 हो गया। तो यहाँ पे हमने इमेजिनरी लोड के कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया, जिससे हमने इसको यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। तो इमेजिनरी लोड जो आपका इफेक्टिव लोड जो है उसकी सहायता से हम लोग जो है यूडीएल या यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा सारा बीम पर जो भी न्यूमेरिकल होगा एक तरीके से रिएक्शन फोर्स वाले निकालने के लिए वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी सहायता से हम लोग आसानी से R1 और R2 का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और दिया गया है, ये भी सिमेट्रिक लोड है, क्योंकि सपोर्ट से दोनों किनारों से एकदम बीचों बीच 1 मीटर दूरी पर ही बीच में लोड लग रहा है। 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है यहाँ पे देखिए, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यूडीएल टोटल हो जाएगा इमेजिनरी पॉइंट लोड 20, और कहाँ पे लग रहा है, चूंकि ये बीचों बीच लग रहा है, यहाँ से ये दूरी क्या होगी 1 मीटर होगी, और यहाँ से ये दूरी भी कितना होगा 1 मीटर होगा। तो 20 हो गया, तो R1 का मान 10 आ गया और R2 का मान 10 आ गया। अगर ऐसे हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन हम लोग और ऐसे देखें तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, उसको आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है आपका यूवीएल है, तो एक त्रिभुज का बना रहा है। ये क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 गुणे आधार, आधार 5 है, और लंब क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये लंब हो गया, ये लंब, इसकी वैल्यू कितनी है 20 है। तो 20 पंजे 100/2 यानी 50, कितना हो गया 50 किलोमीटर टोटल लोड का मान हो गया। और लोड कहाँ पे कार्य करेगा, वृत्त केंद्र आपका यहाँ बीचों बीच आएगा, बीचों बीच आएगा। तो ये आपका हो गया 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन। तो इसके अनुसार R1 का वैल्यू भी 25 हो जाएगा और R2 की वैल्यू 25 हो जाएगा। तो सिमेट्रिक लोड क्या होते हैं, जो दोनों सपोर्ट से बराबर दूरी पर अगर समान मान के बल लगे तो आपका सिमेट्रिक लोड होगा। और सिमेट्रिक लोड के केस में हम लोग R1 और R2 का मान जो है डायरेक्ट लिख देंगे, उसको जो है कैलकुलेट करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अनसिमेट्रिकल लोड आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये हम लोग कंपटीशन में ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बीम है, इसको मैंने 0.1 मान लिया, इसको 0.2 मान लिया। यहाँ पे W लोड लगा है, 0.1 से A दूरी पर है और ये दूरी W से 2 की दूरी B है। तो अगर हमको R1 का मान निकाल रहे हैं, तो R1 बराबर जो हम लोग निकालेंगे, ये हम लोग निकालेंगे, आप निकाल सकते हैं जो लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, सिग्मा x = 0, सिग्मा y = 0 और सिग्मा m = 0। इन 3 इक्वेशन की सहायता से जो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं R1 और R2 के। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है इस तरीके से निकालते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालने के लिए R1 का जो वैल्यू निकालना रहेगा W/टोटल दूरी। टोटल दूरी कितना है, A+B है, A+B। जब R1 का मान निकालेंगे W से ये वाली दूरी लेंगे, ये वाली दूरी कितनी है B हो गई, ये वाली दूरी B। तो ये हो गया हमारा R1 का मान। अगर ऐसे R2 का मान निकालना रहे, फिर टोटल दूरी कितनी है A+B है। तो अब जब R2 निकालेंगे तो W से ये वाली दूरी लेंगे, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी आपकी है A। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, और गुणे ये हो जाएगा। तो ये एक तरीके से फार्मूला हो गया, इसका यूज करके हम लोग नीचे जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको R1 R2 का मान निकाला, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 40 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन ये लोड लग रहा है। अब देखिए R1 जब निकालेंगे तो 40/टोटल दूरी, 2 2 4 3 7 1 8, 40/8 हो गया। अब 40 वाले से ये वाली दूरी कितनी होगी, 2 2 3 2 5 1 6 गुणे 6। ऐसे ही 20 के कारण कितना होगा R1 में, तो 20/टोटल दूरी 8, और 20 के इधर ये यहाँ से देखेंगे 3 और एक कितना 4। ऐसे ही अगर 40 के कारण इसके कारण देखें तो 40/8 टोटल दूरी और 40 इसकी दूरी कितनी है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के जो आएगा आपको वही R1 का मान हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आया आपका 45, तो 45 R1 का मान हो गया। ऐसे जब R2 निकालना होगा, R2 के लिए भी ऐसे ही करेंगे। देखिए अब R2 के लिए ये आपका बल हो गया 40, तो 40/टोटल दूरी, और अब जब हम लोग R2 निकालेंगे तो यहाँ से पहले इधर से चल रहे हैं, तो ये दूरी कितनी हो गई, 3 2 5 2 7 हो गया। अब फिर जब 20 के कारण कितना आएगा, 20/टोटल दूरी 8, और ये दूरी 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 20/8 गुणे 4 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 40 है, ये कितना है 40 है, तो 40/8 और दूरी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 40/8 गुणे दूरी 2 हो गया। इसको सॉल्व करने पर R2 का मान आ गया 55। तो इस तरीके से हम लोग जो है 60 में सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी बीम पर कहीं एक्सटर्नल मोमेंट लगा है, किसी इस तरीके से अगर एक्सटर्नल मोमेंट लगा हुआ है, तो
एक्सटर्नल मोमेंट लंबाई एल है, तो इसके कारण जो हमारा सपोर्ट पे जो रिएक्शन आएगा, चूंकि हमारा क्या है, ये डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, तो दो कपल जनरेट होंगे रिएक्शन मतलब सपोर्ट पर, और ये इस कपल का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये दोनों क्या है, कपल है, इसके कारण बीम क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा, क्योंकि जो पहले एक्सटर्नल मोमेंट लग रहा था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, एक मोमेंट क्रिएट होगा, इसका मान एम बाई एल के बराबर होगा, क्योंकि अगर इसका मोमेंट हम लोग निकालेंगे इस कपल के कारण, तो क्या होता है, बल का मान हो गया एम बाई एल, और दूरी कितनी है एल, दूरी कितनी है एल, तो एल से एल से कट जाएगा नहीं एम, तो ये जो हमारा मोमेंट लग रहा है एम, और इन दोनों के कारण जो मोमेंट क्रिएट होगा वो क्या होगा, एम होगा। तो किसी भी बीम पर एक्सटर्नल मोमेंट लगे होने के कारण उसके दोनों सपोर्ट पर जो है एक कपल जनरेट हो जाता है। अब हम वो लोग बात करते हैं शियर फोर्स की परिभाषा की। शियर फोर्स की परिभाषा क्या होती है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ से हमारा एकदम बेसिक शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें शियर फोर्स होता क्या है, किसी बीम के किसी बिंदु या कार्ड पर लगने वाले कर्तन बल का मान उस बिंदु की राइट या लेफ्ट साइड लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई बीम ले रहे हैं, यहाँ पे कोई बीम ले रहे हैं, ऐसे यहाँ पे हम सपोर्ट रिएक्शन दिखा दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई फोर्स लगा है, यहाँ पे सपोज कीजिए लगा है 40 किलो न्यूटन का, कोई फोर्स लगा है 40 किलो न्यूटन का। ये दूरी मान लीजिए, ये दूरी मान लीजिए 3 मीटर है, ये की दूरी कितनी है, 3 मीटर है, और ये दूरी मान लीजिए आपकी है 2 मीटर, ये दूरी आपकी 2 मीटर, 40 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है। अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, और इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। तो हमने क्या लिखा परिभाषा, किसी बीम के किसी बिंदु या कार्ड पर लगने वाले कर्तन बल का मान उस बिंदु के राइट या लेफ्ट साइड लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए R1 का मान क्या होगा, जो हमने ट्रिक बताया, R1 का मान हो जाएगा 40 बटे टोटल दूरी कितनी है 5, और अब यहाँ पे दूरी कितना लेंगे R2 वाले से, मतलब बी पॉइंट से दूरी लेंगे, ये RA लिख देते हैं, इसको RA, बी से दूरी 40 की कितनी है 3 है, गुणे 3, तो 5 बटे 40 और 8 3 24 किलो न्यूटन हो जाएगा वैल्यू RA का। ऐसे ही अगर हम लोग RB का मान निकालें, तो RB का मान ये 24, और देखिए दोनों रिएक्शन का मान मिला के 40 होना चाहिए, तो 24 हो गया, ये 16 हो जाएगा। RB का मान डायरेक्ट लिख सकते 16 किलो न्यूटन। तो RB आ गया, RB का मान आ गया 16 किलो न्यूटन, इसका मान आ गया 16 किलो न्यूटन, और RA का मान आ गया 24 किलो न्यूटन। ये आपका हो गया 24 किलो न्यूटन 16। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले रहे हैं D। अब हमको निकालना शियर फोर्स, निकालना शियर फोर्स D पॉइंट पे। तो अगर हम लोग देखें, अब साइन कन्वेंशंस लेते हैं। मान लीजिए किसी बिंदु के, मान लीजिए कोई बीम है, अब ये हम इसको दो भागों में बांट लिए। अब इधर अगर हम ले रहे हैं तो ऊपर वाला बल पॉजिटिव ले रहे हैं, और नीचे वाला बल क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। ये कन्वेंशंस होता है इस साइड में। तो अगर हम लोग देखें, अगर D पॉइंट पे ले रहे हैं, तो D पॉइंट की अगर हम लोग राइट साइड से कैलकुलेट करें, तो एक ही बल लग रहा है, 16 लग रहा है, तो 16 किलो न्यूटन ही क्या हो जाएगा, मतलब D पॉइंट पे मान हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यही इधर से लें, A पॉइंट की ओर से लें, तो A पॉइंट की ओर से लेंगे तो कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग लेफ्ट से लेंगे, अभी कन्वेंशन नीचे लिखवाएंगे, तो ये निगेटिव होगा, और डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये साइन कन्वेंशंस होता है। तो उसके अनुसार अगर निकालेंगे तो 24 ऊपर की ओर है, तो -24 हो जाएगा, और 40 क्या है, 40 आपका नीचे की ओर 40 प्लस हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो तभी आपका क्या होगा, 16 हो गया। कहने का मतलब D पॉइंट की अगर हम लोग लेफ्ट साइड से सॉल्व करें तब भी वैल्यू आपका 16 आ रहा है, D पॉइंट के राइट साइड जा रहे हैं तब भी वैल्यू 16 आ रहा है। तो बीम के किसी पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट D हो गया, किसी बीम के किसी पॉइंट पर शियर फोर्स का जो मान होता है उसके राइट साइड या उसके लेफ्ट साइड लगने वाले बलों की बीजगणितीय योग की क्या होता है, बराबर होता है। लगने वाले बलों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारा क्या हो गया, शियर फोर्स की परिभाषा हो गई। अब हम लोग बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की परिभाषा। सेम ऐसे ही हम डायग्राम फिर वही बनाते हैं, वही डायग्राम फिर बनाते हैं। डायग्राम आपका क्या था, यहाँ पे ऐसे बीम था, यहाँ पे ऐसे बीम था, यहाँ पे लोड लगा था आपका 40, यहाँ पे लोड कितना लगा था, 40 किलो न्यूटन लगा था। ये यहाँ से ये दूरी आपकी थी 3 मीटर थी, और यहाँ से ये दूरी जो था आपका 2 मीटर था। ये रिएक्शन फोर्स का मान आया था 16 किलो न्यूटन, और इसका मान आया था 24 किलो न्यूटन। ये आपका था फिर, ये पॉइंट आपका A था, ये हमने पॉइंट B माना था, ये पॉइंट C माना था, यहाँ पे एक पॉइंट हम मान रहे हैं D। और मान लीजिए जो D है, D की यहाँ से दूरी मान लीजिए 1 मीटर है। कितनी दूरी है, 1 मीटर है। अब अगर हम लोग माने कि D पॉइंट पे अगर हम मोमेंट का मान निकालें, शियर बेंडिंग मोमेंट D, बेंडिंग मोमेंट D, बेंडिंग मोमेंट D अगर हम लोग निकालें,
इसके लेफ्ट साइड से निकालें। लेफ्ट साइड में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखें तो बी पॉइंट पे जो लोड लगा है डी पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो बल हो जाएगा 16, और दूरी कितनी है, यानी 16 किलो न्यूटन मीटर आ गया, 16 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन अगर हम लोग यही बी एम डी निकाले राइट साइड से तो दो बल हो गए, एक 24 है एक 40 है। तो 24 वाला किधर घुमा रहा है, 24 वाला घुमा रहा है आपका क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम लोग राइट साइड से सॉल्व कर रहे हैं। तो बल हो जाएगा 24, और दूरी कितनी होगी डी पॉइंट से, टोटल दूरी 5 है, 1 है, 4 हो जाएगा, 24 गुणे 4 हो जाएगा। और अगर हम लोग 40 की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस यहाँ पे लेंगे, -40, और ये दूरी कितना होगा, 2 होगा। तो 24 चौक के 96 और -40 दूनी 80, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पे 16 किलो न्यूटन मीटर ही आएगा। तो किसी बीम के किसी पॉइंट, मान लीजिए डी पॉइंट ले रहे हैं, किसी बीम के किसी पॉइंट पर या काट पर लगने वाले, काट मतलब सेक्शन है, ऐसे सेक्शन मानेंगे, किसी बीम के किसी पॉइंट या काट पर लगने वाले बेंडिंग मोमेंट का मान उस काट या बिंदु के दाईं ओर या बाईं ओर लगने वाले घोड़ों के बीच गणितीय योग के बराबर। तो परिभाषा कहीं नहीं पूछा जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में कोई फार्मूले वगैरह का विशेष यूज नहीं। अब साइन कन्वेंशन देख लीजिए। अगर हम लोग शियर फोर्स की बात करते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीम की ये राइट साइड है और ये बीम का लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड जो बल ऊपर की ओर लगे रहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो बल नीचे की ओर रहेगा उसे निगेटिव लेंगे। और लेफ्ट साइड की ओर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला निगेटिव लेंगे और नीचे वाला पॉजिटिव लेंगे। ये हम मान करके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाकी इसका उल्टा भी माना जा सकता है, उल्टा भी हम लोग मान सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बीटेक वाली बुक में उल्टा ही मान के सॉल्व किया। तो हम लोग ऊपर वाला निगेटिव भी मान सकते हैं और नीचे वाला पॉजिटिव भी मान सकते हैं, हमारे मानने के ऊपर है। और ये वाला जैसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज निगेटिव, तो इसका उल्टा भी मान सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। वैसे यहाँ पे ये भी है, इसको हम लोग मान सकते हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव मान सकते हैं और नीचे वाला क्या मान सकते हैं, निगेटिव। ये हमारे मानने के ऊपर, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप ऐसा ही माने। लेकिन हम जो है इस चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, यही कन्वेंशंस जो हमने कॉपी पे, ये नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, यही कन्वेंशन लेकर चलेंगे। राइट साइड में ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, लेफ्ट साइड में ऊपर निगेटिव और नीचे वाला क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट में देखिए कौन सा कन्वेंशन लिया गया है। अगर हम लोग राइट साइड की बात करें तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या, क्लॉकवाइज निगेटिव। लेकिन अगर हम लोग बात करें लेफ्ट साइड में ये देखिए आपका है, ये आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज, ये आपका क्या है, ये आपका क्लॉकवाइज है, और ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप लोग सब कन्वेंशन मतलब अच्छे से याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल लगाते लगाते कन्वेंशन आपको याद हो जाएंगे। और हमको दो टॉपिक पढ़ना है, सैगिंग मोमेंट और हॉगिंग मोमेंट क्या होता है। सैगिंग मोमेंट क्या होता है कि ऐसा मोमेंट जिसके कारण बीम ऊपर की ओर मुड़ने का प्रयास करता है या ऊपर की ओर झुकने का प्रयास करता है, सैगिंग मोमेंट कहलाता है। ऐसा मोमेंट जिसके कारण बीम ऊपर की ओर मुड़ने का प्रयास करता है, सैगिंग मोमेंट कहलाता है। इसे धनात्मक लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई बॉडी है, इस पर हमने इस डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट लगा दिए, थोड़ा सा फिगर सही बना लीजिएगा, ऐसे मूवमेंट लगा दिए या ऐसे मूवमेंट लगाएंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से मुड़ जाएगा। तो ये इधर की ओर, ये देखिए ये ऊपर की ओर अवतल है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कॉनकेविटी, CONCAVITY, कॉनकेविटी। तो परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा मोमेंट जिसके कारण किसी बीम में कॉनकेविटी ऊपर की ओर होता है उसे सैगिंग मोमेंट कहते हैं और इसे हमेशा धनात्मक लेते हैं। फिर से सुनिएगा, ऐसा मोमेंट जिसके कारण किसी बीम में कॉनकेविटी हमेशा ऊपर की ओर होता है उसे सैगिंग मोमेंट कहते हैं, इसे हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो चाहे आप नोट्स वाला लिख लीजिएगा, चाहे ये वाला परिभाषा भी लिख सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हमेशा लेंगे। हॉगिंग मोमेंट क्या होगा, उत्तोलन घूर्ण क्या होगा, ऐसा मोमेंट जो किसी बीम को नीचे की ओर झुकाने का प्रयास करता है, हॉगिंग मोमेंट कहलाता है, इसे ऋणात्मक लेते हैं। तो इसको भी बोल सकते हैं ऐसा मोमेंट जिसके कारण किसी बीम में कॉनकेविटी नीचे की ओर होता है। इसमें देखिए नीचे की ओर ये अवतल है, अवतल वाला हिस्सा किधर है, नीचे की ओर है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेविटी, क्योंकि कॉनकेव मतलब अवतल होता है, इसको बोलते हैं कॉनकेविटी। ऐसा मोमेंट जिसके कारण किसी बीम में कॉनकेविटी नीचे की ओर होता है, ऐसा मोमेंट जिसके कारण किसी बीम में कॉनकेविटी जो हमारा होता है नीचे की ओर होता है, उसे हम लोग हॉगिंग मोमेंट कहते हैं, इसे हमेशा ऋणात्मक लेते हैं।
इसे हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। अगला है स्पैन ऑफ ए बीम। तो किसी बीम की पूरी लंबाई को हम लोग बीम का स्पैन कहते हैं, विस्तार कहते हैं। दो टाइप का होता है स्पैन, एक आपका होता है क्लियर स्पैन, नाम दे रहे हैं क्लियर स्पैन, और एक होता है दूसरा इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन। अब जैसे मान लीजिए ये कोई सपोर्ट है, ये कोई बीम है, ये कोई बीम है, ऐसे कोई मान लीजिए दीवार था, ये कोई हो गया बीम, ये कोई हो गया बीम, मान लीजिए यहाँ तक है आपका, ये पूरा हो गया, ये दीवार का सपोर्ट बना हुआ, दीवार का सपोर्ट बना हुआ। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई लोड लगा है, तो ये वाला जो होगा यहाँ से, मतलब ये दोनों दीवार के बीच की दूरी जो होगा, ये होगा क्लियर स्पैन। ये क्या होगा, क्लियर स्पैन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हम लोग यहाँ पे मानेंगे, बीचों बीच मानेंगे, यहाँ पे जो दीवार की मोटाई है। तो ये जो आपका होगा ये हो जाएगा इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा। ये क्या होगा, इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा। तो बस इतना समझना था, परिभाषा इससे नहीं आता है। तो किसी बीम की जो लंबाई होती है इसी को हम लोग स्पैन कहते हैं। दो टाइप का होता है, क्लियर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन। क्लियर मतलब स्पैन मतलब होता है स्पष्ट विस्तार, इफेक्टिव स्पैन मतलब प्रभावी विस्तार। तो जो जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, ये मान लीजिए दीवार, एक ये दीवार होगी, एक दीवार होगी, छत लगा हुआ है, इस पर छत लगा हुआ है। तो ये वाला जो कमरे की जो अंदर की लंबाई होगी, एक तरीके से मान लीजिए कोई बीम इस पर पड़ा रहा होगा, तो ये सपोर्ट हो गया। तो ये मान लीजिए बीम पे छत लगा हुआ है, तो ये जो दीवार के बीच की जो लंबाई है वो आपका क्लियर स्पैन होगा। लेकिन जो आपका सपोर्ट बना हुआ है उसके मिड पॉइंट से जब हम लोग दूरी लेंगे तो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव स्पैन होगा। नोट यहाँ पे लिखा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट है कि बीम के किसी बिंदु पर या कि बीम के किसी पॉइंट पर पॉइंट लोड लगने से उस बिंदु पर शियर फोर्स के दो मान प्राप्त होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। बीम के किसी पॉइंट पर पॉइंट लोड लगने के कारण उस पॉइंट पर शियर फोर्स के दो मान प्राप्त होते हैं, किंतु उस पॉइंट पर नमन घूर्ण का केवल एक मान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बीम है, यहाँ पे डब्ल्यू लोड लग रहा है ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट के राइट साइड में जो शियर फोर्स का मान होगा और जो लेफ्ट साइड में शियर फोर्स का मान होगा वो अलग अलग होगा। यानी ए पॉइंट पे जो शियर फोर्स की दो मान प्राप्त होंगे। न्यूमेरिकल लगाएंगे तभी पता चलेगा। यानी शियर फोर्स ए की जो हमारा राइट साइड वैल्यू होगा, शियर फोर्स ए की जो हमारा लेफ्ट साइड वैल्यू होगा, दोनों समान नहीं होगा। लेकिन बेंडिंग मोमेंट जो बिंदु ए के राइट साइड होगा, बेंडिंग मोमेंट बिंदु ए के लेफ्ट साइड भी होगा, उसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट ए से डिनोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे शियर फोर्स को हम लोग एरो लगा करके डिनोट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसी बिंदु पर एक्सटर्नल मोमेंट या बाह्य घूर्ण लगे होने पर उस बिंदु पर शियर फोर्स का एक मान मिलेगा। अगर किसी पॉइंट पर एक्सटर्नल मोमेंट लगा, कोई बाह्य घूर्ण लगा है, तो उस बिंदु पर शियर फोर्स का केवल एक मान प्राप्त होता है, किंतु नमन घूर्ण के दो मान प्राप्त हो जाते हैं। तो शियर फोर्स का एक मान प्राप्त होगा लेकिन नमन घूर्ण का दो मान प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कोई एक्सटर्नल मोमेंट लगा हुआ है ए पॉइंट पर, तो यहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स का ए की लेफ्ट साइड और राइट साइड वैल्यू एक होगा, और इसे हम लोग शियर फोर्स ए से दर्शाएंगे। लेकिन बेंडिंग मोमेंट जो ए के लेफ्ट साइड वैल्यू होगा, जो राइट साइड वैल्यू होगा, दोनों का मान अलग अलग होगा, तो ये बराबर नहीं होंगे। बाकी इस चैप्टर से जो है थियरी वाला पोर्शन खत्म हो गया। एक डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में जनरली हर साल पूछा जाता है, लास्ट में उस डेरिवेशन को कराएंगे। अब इस चैप्टर से हमारे न्यूमेरिकल वाले टॉपिक बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।